नमस्कार दोस्तों, मैं रत्नेश सर आप सभी का स्टडी 91 में स्वागत करता हूं। और कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, जहां भी होंगे मस्त होंगे। दोस्तों आज बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आया हूं। जैसा कि आप जानते हैं दोस्तों, मैंने अभी आपको बताया था कि अधिगम पे आधारित शिक्षण विधियों के बारे में हम लोग चर्चा कर रहे थे। पिछली क्लास में मैंने इस शिक्षण विधियों के बारे में चर्चा की थी दोस्तों। आज की क्लास उससे आगे है। आज हम लोग खेल विधि पे और भी जो कुछ विधियां हैं दोस्तों, उनके बारे में हम होरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि और प्रोजेक्ट विधि पे, हम किंडरगार्टन विधि, इन विधियों पे दोस्तों हम क्या करेंगे, आज चर्चा करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट सेशन है आज का दोस्तों, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा एक बार शेयर कर दीजिएगा और एक बार लाइक कर दीजिएगा। आइए स्टार्ट करते हैं हम अपना सेशन दोस्तों। तो खेल विधि भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसके बारे में जानना बहुत आवश्यक है आपके लिए दोस्तों। ये आपके वीडियो का महाबचत ऑफर आ चुका है आपके स्टडी 91 में। आप सभी ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं। आइए दोस्तों, पहले दोस्तों खेल विधि पर आधारित शिक्षण विधियों के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। दोस्तों क्या था कि खेल विधि पर आधारित शिक्षण पद्धतियां, दोस्तों शिक्षा शास्त्रियों ने क्या कहा कि शिक्षा में अनेक प्रकार की शिक्षण विधियों का विकास किया गया है जो कि खेल विधि पर आधारित है। दोस्तों शिक्षण शास्त्रियों ने, आपने जानते हैं कि कई शिक्षण विधियां बताई दोस्तों। उन्होंने किंडरगार्टन विधि बताई, खेल विधि बताई, मांटेश्वरी विधि बताई, कई ऐसी शिक्षण विधियां बताई जिससे कि बालक आसानी से ज्ञान प्राप्त कर सकता था, बालक की बुद्धि का विकास हो सकता था। कई ऐसी विधियां बताई दोस्तों उन्होंने, शिक्षण विधियां। उन्हीं में एक प्रमुख विधि थी, कौन सी थी? खेल विधि। ठीक है। और दोस्तों कुछ मुख्य शिक्षण विधियों का संक्षिप्त वर्णन है, निम्नलिखित है। कुछ और भी जो शिक्षण विधियां हैं उनके बारे में हम जानेंगे कि कौन कौन सी शिक्षण विधियां हैं और उनके प्रतिपादक कौन कौन थे। ये जानना बहुत आवश्यक है दोस्तों, क्योंकि हमारे एग्जाम में हर बार शिक्षण विधियों के प्रतिपादक जरूर पूछे जाते हैं दोस्तों। तो ये दोस्तों मैंने सारी चीजें एक ही जगह, दोस्तों जैसे किंडरगार्टन विधि है, किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे? फ्रोबेल थे। कौन थे दोस्तों? किंडरगार्टन के प्रतिपादक थे विधि के, फ्रोबेल थे। एक बार दोस्तों कॉपी कलम लिए रहिएगा, लिखते चलिएगा, क्योंकि दोस्तों जितना लिखेंगे ना उतना याद होगा। जितना आप लिखेंगे बार बार उतना आपको याद होता जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं मांटेश्वरी विधि। अभी दोस्तों सारी विधियों के बारे में भी चर्चा होगी कि क्या होती है किंडरगार्टन विधि, क्या होती है मांटेश्वरी विधि, क्या होती है प्रोजेक्ट विधि, होरिस्टिक विधि, डाल्टन विधि और खेल विधि। इन सारी विधियों पे भी थोड़ी थोड़ी सी चर्चा होगी, इसलिए बने रहिएगा आप सभी। और मांटेश्वरी के दोस्तों प्रतिपादक थे मारिया मांटेश्वरी। कौन थे? महान प्रतिपादक मारिया मांटेश्वरी थे। और प्रोजेक्ट विधि के किलपैट्रिक। प्रोजेक्ट विधि कौन थे? किलपैट्रिक। दोस्तों एक बार दो बार आप लिखेंगे, एक दो बार बोल बोल के पढ़ेंगे कि अरे भाई किंडरगार्टन विधि फ्रोबेल, किंडरगार्टन फ्रोबेल, मांटेश्वरी विधि मारिया मांटेश्वरी। अरे ये तो नाम ही में है, छिपा हुआ है। मांटेश्वरी विधि, मारिया मांटेश्वरी विधि के प्रतिपादक कौन है? मारिया मांटेश्वरी जी है। ये प्रोजेक्ट विधि बात, अरे भैया किलपैट्रिक जी है। प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, प्रोजेक्ट विधि किलपैट्रिक, ऐसे याद करिए। हॉरिस्टिक विधि के कौन है? आर्मस्ट्रांग। हॉरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग, ट इसमें भी आ रहा है दोस्तों, इसमें भी आर्मस्ट्रांग। हॉरिस्टिक विधि आर्मस्ट्रांग। डाल्टन विधि हेलेन। दोस्तों डाल्टन में हेलेन पार्कर। दोस्तों आए हैं इस मेरी क्लास में तो कम से कम याद करके जाइए, बोलते चलिए, आप भी बोलते चलिए दोस्तों, तो आपको भी याद होगा। जितना आप उच्चारण करेंगे उतना याद होगा। जल्दी से इसको याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट है दोस्तों, अब बात करते हैं खेल विधि के बारे में, प्ले मेथड के बारे में दोस्तों खेल विधि सबसे सरल विधि मानी जाती थी शिक्षण में, जिससे कि बालक इसमें बड़ा इंटरेस्ट लेता था दोस्तों। जहां बात खेलने की आ जाए तो हर बालक दोस्तों, आज भी हम लोग का मन करता है कि कुछ ना कुछ गेम खेला जाए, क्रिकेट खेला जाए, वॉलीबॉल खेला जाए। और दोस्तों उस समय ये होता है कि आदमी सारी चीज़ों को भूल जाता है, संसार में क्या हो रहा है, जो सुख है दुख है, सारी चीज़ें, यहाँ तक कि अपने शारीरिक दुख को भी भूल जाता है। बस सारा फोकस गेम पे रहता है, मैच पे रहता है। यार कैसे भी मैच जीतना है, यार कैसे भी ये खेल जीतना है। देखिए दोस्तों, तो क्या होता है, माइंड आपका सारा एकाग्र रहता है आपके गेम में। कभी आप अगर खेलते होंगे इस टाइम तो दोस्तों आप सोचिएगा इस बात को कि हाँ यार हम सारी चीजें भूल जाते हैं, सारी समस्याएं भूल जाते हैं, सारी प्रॉब्लम भूल जाते हैं। तो दोस्तों खेल ऐसी चीज ही होती है कि उसमें वाकई में इंटरेस्ट जग जाता है। तो ये चीजें दोस्तों, तो खेल विधि में आधुनिक शिक्षा शास्त्री शैशवावस्था में खेल प्राणी से सिखाने पर जोर देते हैं। जो शिक्षा शास्त्री थे दोस्तों, उन्होंने बताया कि शैशवावस्था से ही हमारी जो खेल प्रणाली होती है वो क्या होती है, प्रारंभ हो जाती है। जैसे ही हम शैशवावस्था में दोस्तों आते हैं, आप जानते हैं शैशवावस्था की उम्र मानी गई जन्म से 2 वर्ष। दोस्तों किसी ने 2 वर्ष मानी है,
तो किसी ने 3 वर्ष मानी है। ये मनोवैज्ञानिकों में मतभेद है, चल रहा है अभी भी कि भाई जन्म से 2 वर्ष माना गया, किसी ने कहा 3 वर्ष। तो दोस्तों जन्म से 2 वर्ष जो शैशवावस्था की उम्र है, उसमें दोस्तों क्या हुआ, हम वहीं से हमने खेलना प्राणी स्टार्ट कर दिया। बालक खेलता रहता है, हाथ मारता रहता है, पैर और मारता होगा, आप सभी देखे होंगे आपके घर में अगर कोई बालक होगा तो वो खेलना प्रारंभ कर देता है दोस्तों। और शिशु की शिक्षा में खेल प्राणी को लाने का श्रेय हेनरी कॉल्डवेल कुक दोस्तों, हम लोग खेलते हैं तो क्या मारते हैं, किक मारते हैं। फुटबॉल में क्या मारते हैं, किक मारते हैं। तो यानी खेलने में कुक, किक, खेलने में किक यानी कुक। ऐसे याद करिए दोस्तों, ऐसे ट्रिक से याद करिए कि खेल प्रणाली के लाने का श्रेय किसे था, हमारे हेनरी कॉल्डवेल कुक था। यानी खेल पद्धति के दोस्तों प्रतिपादक कौन थे, कुक जी थे, को दिया जाता है। उनके अनुसार मेरा दृढ़ विश्वास है कि केवल वही कार्य करने के योग्य है जो वास्तव में खेल है। यानी उनका मानना था कि जीवन में वही कार्य करना है जिसमें कि खेल है, वो कार्य करने योग्य होता है, और अन्य कोई भी कार्य करने योग्य नहीं है जिसमें कि गेम नहीं है। क्या बात है, क्या बात कही इन्होंने, क्योंकि खेल से ही मेरा अभिप्राय किसी भी कार्य को पूर्ण हृदय से करना है। यानी कि उनका कहने का अभिप्राय था कुक जी का कि अगर खेल से संबंधित कोई भी कार्य रहता है तो हम पूरे इंटरेस्ट के साथ, पूरी रुचि के साथ, पूरे अपने हृदय पूर्वक उस कार्य को हम करते हैं, पूरा मन लगा के क्रिकेट खेलते हैं, मन लगा के वॉलीबॉल खेलते हैं, मन लगा के फुटबॉल खेलते हैं। क्यों दोस्तों, तो वो चीज है। तो उन्होंने कहा कि हम अगर वही कार्य, वही मन, वही रुचि, वही इंटरेस्ट हम किस में लाएं, पढ़ाई में ले आए। किस में लाएं, पढ़ाई में अगर ले आए दोस्तों, तो देखिए आप टॉप करते हैं दोस्तों। देखिए आप टॉप कैसे नहीं करते। हर एग्जाम निकलेगा, सीटेट निकलेगा, यूपी टेट निकलेगा, सुपर टेट निकलेगा, हर आईएएस निकलेगा, पीसीएस निकलेगा, सब कुछ निकलेगा दोस्तों। बस वो इंटरेस्ट आना चाहिए जो आपके गेम में है, जो आपका मूवी में है दोस्तों। जो आप अपने कभी किसी दोस्त से बात करने में खो जाते हैं, चाय बना रहे हैं, चाय गिर रही है, दूध उबाल रहे हैं, दूध गिर रहा है, पर बातें चल रही, और क्या यार, क्या दिन थे वो, हाँ, बचपन के। तो वो चीज दोस्तों, वही इंटरेस्ट अगर आपके पढ़ाई में आ गया कि जिस दिन आप पढ़ रहे हैं और दूध गिर रहा है और आपको पता नहीं चला, तो समझ जाइएगा कि अब बहुत जल्द मेरा सिलेक्शन होने वाला है। ठीक है, जानबूझ के मत गिरा दीजिएगा दूध। तो ये ठीक है दोस्तों, क्योंकि मेरा खेल से अभिप्राय है किसी कार्य को पूर्ण हृदय से करना। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं दोस्तों। इस विधि का अर्थ स्पष्ट करते हुए हेजेस एवं हॉजेस ने लिखते हुए कहा, वह विधि जो बालकों को उसी उत्साह से सीखने की क्षमता देती है जो उसके स्वाभाविक खेल में पाई जाती है, प्रायः खेल विधि कहलाती है। यानी कि उसके उसी स्वभाव में उत्साह वर्धन कर दे दोस्तों, उत्साह ला दे और वो उस कार्य को सरलता से सीख जाए, वही विधि क्या कहलाती है, खेल विधि कहलाती है दोस्तों। खेलों को 2 भागों में विभाजित किया जा सकता है। क्या, 2 खेल दोस्तों 2 भागों में विभाजित कर सकते हैं। एक तो व्यक्तिगत होता है, एक तो सामूहिक होता है दोस्तों। जो व्यक्तिगत होता है, व्यक्तिगत खेल होता है, जैसे एक व्यक्ति उसको खेल सकता है। जैसे दोस्तों हम कभी जैसे गेम खेलते हैं, मोबाइल में गेम खेलते हैं, तो व्यक्तिगत होता है कि अकेले हम गेम खेल रहे हैं। और भी कुछ गेम्स हैं दोस्तों, जैसे हम रनिंग कर रहे हैं तो रनिंग में भी दोस्तों गेम होता है। तैराकी होगी दोस्तों, ये भी एक खेल है। तो खेल रहे हैं, तैर रहे हैं हम उल्टा सीधा, तो ये क्या गेम है। तो ये चीजें कुछ एक व्यक्तिगत गेम होता है और कुछ सामूहिक गेम होता है। जैसे क्रिकेट हो गया, वॉलीबॉल हो गया, फुटबॉल हो गया, ये क्या है, सामूहिक गेम है कि भाई इसमें पूरी टीम चाहिए। आप 2 अपोजिट टीम है, तभी वो आपस में टकराएंगी, तभी वो गेम हो पाएगा। ये सामूहिक गेम। तो 2 प्रकार के गेम होते हैं, एक व्यक्तिगत और एक सामूहिक। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूपी टेट का यानी कि वो आ रही है, बुक आ गई है मात्र 249 रुपए में। फ्री होम डिलीवरी है, आप ले सकते हैं। और हिंदी इंडिविजुअल का बैच भी प्रारंभ हो चुका है, आप सभी ले सकते हैं। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट, कार्ल ग्रूस ने बालकोपयोगी खेलों का विस्तृत वर्णन किया है, जिनमें से 5 प्रकार के खेल अधिक महत्वपूर्ण है जो कि निम्नलिखित है। उन्होंने 5 प्रकार के खेल के बारे में बताया है। किसने, कार्ल ग्रूस ने। उन्होंने कहा एक होता है परीक्षणात्मक खेल। क्या होता है परीक्षणात्मक खेल, जिस खेल का हम परीक्षण कर सकें, जिसके बारे में परीक्षण करते हैं, हाँ यार ये सही गेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, यार ये गलत गेम हो रहा है, ये सही तरीके से नहीं खेला जा रहा, इसका हम क्या कर रहे हैं, परीक्षण कर रहे हैं। तो जिस खेल का हम परीक्षण कर सकें, यानी कि वो परीक्षणात्मक खेल हो गया। गतिशील गेम, जिसमें गतिशीलता हो,
लड़ाई का खेल, जैसे कुछ खेल होते हैं जिसमें कि फाइट्स होती हैं, लड़ाइयाँ होती हैं। बौद्धिक खेल कुछ होते हैं बौद्धिक, जैसे सुडोको वाला गेम नहीं होता दोस्तों, यानी कि कलर्स वाला, आप सुडोको वाला करते हैं ना, कलर एक समान करना पड़ता है। कभी सुडोको वाला होता है कि नंबर इस दिए रहेंगे, इधर से भी नंबर आप जोड़िए, समान आने चाहिए, इधर से जोड़ने तो भी 8 आ रहा है, इधर से जोड़ने तो भी 8 आ रहा है। तो ऐसे नंबर्स आपको सुडोको वाला गेम जो पेपर्स में आपने देखा होगा, आता होगा, तो वो क्या होता है, वो ऐसे बौद्धिक खेल होते हैं। आपका शतरंज हो गया, ये भी क्या है, बौद्धिक खेल है। तो इस प्रकार के खेल क्या कहते हैं, बौद्धिक खेल माने जाते हैं। रचनात्मक खेल कुछ होते हैं, रचनात्मक खेल जिसमें आपको रचना करनी पड़ती है। पिक्चर्स दिए रहेंगे दोस्तों, आधा यानी कि शरीर का पिक्चर दिया है, आधा पार्ट इधर है, आधा पार्ट उधर है, उसको क्या करना है, आपको सही सेट करना है। तो वो सब क्या कहलाते हैं, रचनात्मक खेल में कहलाते हैं। पेंटिंग्स हो गई, ये भी एक गेम है। तो ये चीज है दोस्तों, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं किंडरगार्टन विधि की। तो दोस्तों किंडरगार्टन विधि के प्रतिपादक कौन थे, जर्मनी के प्रसिद्ध शिक्षा शास्त्री फ्रोबेल जी थे। दोस्तों पूछा जा सकता है कि फ्रोबेल जी जो महान आत्मा थे वो कहाँ के निवासी थे, तो ये महान आत्मा निवासी थे आपके जर्मनी के। कहाँ के थे, जर्मनी के थे। और किया गया था। किंडरगार्टन का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, उद्यान होता है। क्या अर्थ होता है इसका, उद्यान होता है। इसमें खेल, गीतों तथा उपहारों के द्वारा शिक्षा दी जाती है। इसमें क्या है दोस्तों, खेल की जो शिक्षा दी जाती है, इसमें खेल, गीतों तथा उपहारों के द्वारा प्रदान की जाती है। शिक्षा जो किसके द्वारा प्रदान की जाती है, खेलों द्वारा और उपहारों के द्वारा प्रदान की जाती है। मांटेश्वरी विधि का प्रतिपादक दोस्तों, अब मांटेश्वरी विधि की बात करें तो मांटेश्वरी विधि के प्रतिपादक कौन थे, इटली के डॉक्टर। दोस्तों ये इटली के डॉक्टर थे मारिया मांटेश्वरी जी। जो मारिया मांटेश्वरी थे मांटेश्वरी विधि के, तो ये कहाँ के थे, इटली के डॉक्टर थे। मारिया मांटेश्वरी जी के द्वारा किया गया था। इस विधि में खेल के द्वारा ही शिशुओं की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता था। दोस्तों जो शिशु की ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आप जानते हैं हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती हैं, आंख, नाक, कान, त्वचा। तो इन 5 ज्ञानेंद्रियों के जो बालक शिशु जो सीखता है बचपन में दोस्तों, अपने ज्ञानेंद्रियों के माध्यम से ही सीखता है। तो अपनी आंखों के द्वारा देखता है, अपनी नाक के द्वारा सूंघता है, अपनी दोस्तों जीभ के द्वारा वो स्वाद चखता है, त्वचा के द्वारा वो किसी चीज को स्पर्श करता है, तब जानता है यार ये गर्म है, ठंडा। तो वो चीज है दोस्तों, बालक अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जो सीखता है, तो उसी विधि को खेल के माध्यम से सिखाना। उसी विधि में, इस विधि में खेल के द्वारा ही शिशुओं की विभिन्न ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाता है। तो वही विधि क्या कहलाती है, आपकी मारिया मांटेश्वरी विधि कहलाती है दोस्तों, ठीक है। और प्रोजेक्ट विधि की बात करते हैं। तो दोस्तों प्रोजेक्ट विधि की बात करें, सर्वप्रथम इसके प्रतिपादक कौन, ज्यादातर दोस्तों प्रतिपादक पूछा जाता है कि बताइए मारिया मांटेश्वरी विधि के प्रतिपादक कौन है, खेल विधि के प्रतिपादक कौन है, प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक कौन है। तो आपसे प्रतिपादक ज्यादा पूछा जाता है। तो प्रतिपादक में भी फोकस रखे रहिए, और कैसे क्या कही गई बात उस पर भी फोकस किए रहिए, ठीक है। कहाँ के निवासी थे ये भी याद रखिएगा। तो प्रोजेक्ट विधि के प्रतिपादक जो किलपैट्रिक जी थे, कौन थे, किलपैट्रिक जी थे, के द्वारा किया गया। इसमें बालकों को विभिन्न तरह के प्रोजेक्ट दिए जाते थे। क्या दिए जाते थे, प्रोजेक्ट दिए जाते थे, और कहा जाता था बेटा इसको सॉल्व करो, इसको करो आप, दिए जाते, जिसको बालक व्यक्तिगत या सामूहिक रूप से उसको पूर्ण करता था। कोई भी प्रोजेक्ट दे दिया गया कि उसको बेटा आपको सामूहिक रूप से या व्यक्तिगत रूप से सॉल्व करिए, जैसे मॉडल बनाना, अभिनय करना तथा कहानी पढ़ना या सुनाना। कोई भी कहानी है उसको भाई आप पढ़नी है या हमें सुनाइए, कोई मॉडल बनाइए, या तो आप व्यक्तिगत बना सकते हैं या आप 1 2 3 4 लोग ग्रुप बना के बनाइए। तो ये कोई भी प्रोजेक्ट उन्हें दे दिया जाता था कि ये चीज़ आपको बना के दिखानी है, ये चीज़ आपको बताना है, इसके बारे में आपको कुछ सुनाना है। कोई टॉपिक दे दिया गया कि भाई इसके बारे में आपको कुछ बताना है, तो वो क्या था, वो प्रोजेक्ट विधि कहलाई जाती थी। क्या था कि भाई ये प्रोजेक्ट मिला है, ये टॉपिक मिला है, इस पे हमें कुछ बोलना है, इस पे हमें कुछ बनाना है। तो वो चीज़ थी दोस्तों। उसके प्रतिपादक कौन थे, किलपैट्रिक, जिससे कि बालक का विकास, मानसिक विकास होता था, जिससे बालक सोचता था उस टॉपिक के बारे में, उस प्रोजेक्ट के बारे में सोचता था, स्वयं करता था कि कैसे ये बनाएं हम इस प्रोजेक्ट के बारे में, इस चीज़ को हम कैसे बनाएं, इस मॉडल को हम कैसे बनाएं। तब दोस्तों ये विधि भी बहुत अच्छी मानी जाती थी बालक के अधिगम के लिए, बालक के सीखने के लिए, ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों हेरिस्टिक विधि। हेरिस्टिक विधि के प्रतिपादक कौन थे, आपके आर्मस्ट्रांग थे दोस्तों। कौन थे, हेरिस्टिक विधि के प्रतिपादक आर्मस्ट्रांग के द्वारा किया गया। इस विधि में बालक आरंभ से ही अनुसंधान, क्या दोस्तों, अनुसंधान एवं आविष्कार में लग जाता है। प्रारंभ में ही, बचपन से ही लग गया अनुसंधान में और आविष्कार में लग जाता है। इस विधि का उद्देश्य बालक के मौलिक अन्वेषक के रूप में रखना था। किसके रूप में,
मौलिक अन्वेषक के रूप में रखना था कि वो अनुसंधान का खोज करे, वो खोज विधि पे दोस्तों आविष्कार करे। इस विधि खोज विधि पर यह आधारित थी आपकी हॉलिस्टिक विधि। ठीक है, तो दोस्तों ठीक है, ये हो गई आपकी हॉलिस्टिक विधि। नेक्स्ट बात करते हैं डाल्टन विधि की। किसकी बात कर रहे हैं दोस्तों? अगर हम डाल्टन विधि की बात करें तो इसके प्रतिपादक कौन थे? श्रीमती हेलन परखर्स्ट थे। कौन थे? श्रीमती हेलन परखर्स्ट के द्वारा किया गया। इस विधि के अनुसार कार्य करते समय बालक पर समय सारणी, कक्षा नियमों तथा परीक्षाओं आदि का प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था। यानी बालक कोई भी कार्य कर रहा है दोस्तों, डाल्टन विधि की बात कर रहे हैं, बालक कोई भी कार्य कर रहा है तो उस पर कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था कि कोई समय कि भाई तुम्हें इतने घंटे में ये पेपर सॉल्व करना है। नहीं, कोई प्रतिबंध नहीं लगाया जाता था, उसे स्वतंत्र छोड़ दिया जाता था। कोई प्रतिबंध नहीं, स्वतंत्र बेटा, बस उसे कार्य दे दिया जाता था, बेटा तुम इस कार्य को करो, अच्छे ढंग से करना बेटा, बस सही करना, ये बता दिया जाता था। और अनुसार कार्य करते थे। किसके अनुसार? इस विधि के अनुसार कार्य करते थे बालक। समय सारणी, कक्षा नियमों तथा परीक्षाओं आदि का भी प्रतिबंध उस पर नहीं लगाया जाता था। कोई भी प्रतिबंध उस पर नहीं लगाया जाता था। ये थी आपकी डाल्टन विधि, जिसके प्रतिपादक थे श्रीमती हेलन परखर्स्ट। कौन थे? श्रीमती हेलन परखर्स्ट। तो इस विधि से भी बालक बड़ा अच्छे ढंग से सीखता था, क्योंकि बालक पे कोई प्रतिबंध नहीं है, बालक स्वतंत्र है, तो वो स्वयं रूप से कोई भी कार्य करता था, स्वतंत्र रूप से किसी भी कार्य को बनाता था, सीखता था। ये बड़ी अच्छी विधि ये भी मानी जाती थी। ठीक है दोस्तों, ये आपके आरओ का समीक्षा तैयारी का कंप्लीट कोर्स प्रारंभ हो चुका है मात्र 2499 रुपये में। आइए दोस्तों नेक्स्ट, सामाजिकता, स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत कार्य इस विधि के 3 मुख्य अंग हैं दोस्तों। यानी इस विधि के मुख्य 3 अंग कौन से बताए? खेल विधि पर आधारित कुछ अन्य शिक्षण विधियां। यानी कि दोस्तों आपकी जो विधि थी ये डाल्टन विधि, जो डाल्टन विधि थी दोस्तों, इसके क्या कहते हैं? सामाजिकता तथा स्वतंत्रता तथा व्यक्तिगत कार्य इस विधि के 3 मुख्य अंग माने जाते थे डाल्टन विधि के। अब बात करते हैं खेल विधि की थोड़ी सी। खेल विधि पर आधारित कुछ अन्य शिक्षण विधियां भी निम्नवत है। कुछ शिक्षण विधियों के बारे में बात कर रहे हैं दोस्तों। क्या थी इनमें दोस्तों? एक थी वेनेटिका योजना। क्या थी? वेनेटिका योजना थी। दूसरी थी गरी योजना। कौन सी थी? गरी योजना थी, यानी कि बालचंद प्रणाली और ब्रेंटन पावेल, ये योजना थी। कुछ क्या थी? शिक्षण, ये भी कुछ शिक्षण विधियां दोस्तों मानी जाती थी आपकी खेल विधि के रूप में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट। अब बात करते हैं सामूहिक विधि की। किसकी बात करते हैं दोस्तों? सामूहिक विधि की बात करते हैं। तो सामूहिक विधि की बात करते हैं दोस्तों, तो सामूहिक विधि की बात करते हैं दोस्तों। तो सामान्यतः छात्र समूह में कार्य करने पर क्या करते हैं दोस्तों? छात्र समूह में कार्य करने में आनंद का अनुभव करते हैं। मनोवैज्ञानिकों का मानना है कि समूह में किया गया अधिगम अधिक प्रभावशाली हो सकता है। सामूहिक विधि में दोस्तों क्या होता था कि जो बालक होते थे किसी भी कार्य को करते थे ग्रुप में करते थे, समूह में करते थे। मनोवैज्ञानिकों का यह मानना था कि जो कार्य बालक समूह में करता है तो उस कार्य को वो शीघ्र सीखता है, बहुत ही जल्दी सीख जाता है और वो कार्य अस्थायी होता है। वो चीज क्या होती है? बालक अधिगम अधिक प्रभावशाली होती है। क्या होती है? अधिक प्रभावशाली मानी जाती है और बालक उस कार्य को तुरंत सीख जाता है। क्या करता है? बालक उस कार्य को तुरंत सीख जाता है और काफी समय तक उसके दिमाग में वो कार्य रहता है। तो वाकई में ग्रुप, जैसे कहा नहीं जाता किसी भी टॉपिक में दोस्तों ग्रुप डिस्कशन अगर हो गया तो आप के मन में जो तो कुछ टॉपिक है ही है, वो तो आपको पता है कि भाई जैसे आपके पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए। एक टॉपिक मैंने आपको दे दिया कि भाई चलिए पर्यावरण को कैसे सुरक्षित रखा जाए, ये आपका आज का टॉपिक है। 5 बच्चों में मैंने ये टॉपिक बताया कि हाँ ये टॉपिक है। 5 बच्चे अपने अपने पॉइंट्स को रखिए, कैसे आप पर्यावरण को यानी कि स्वच्छ रखेंगे। अब सभी बच्चे दोस्तों अपने अपने पॉइंट्स देंगे। तो दोस्तों आप उन चारों बच्चों के पॉइंट्स को सुनेंगे। क्या करेंगे? आप चारों बच्चों के पॉइंट्स को सुनेंगे। आपको हर बच्चे में एक नया पॉइंट देखने को मिलेगा, एक नया पॉइंट सीखने को मिलेगा कि हाँ यार ये तो पॉइंट बहुत अच्छा था, ये पॉइंट बहुत था। तो उन चारों बच्चों का पॉइंट्स मिला के एक खुद अपना पॉइंट्स दोस्तों, तो आप एक अच्छा यानी कि पर्यावरण के बारे में आपको अच्छा ज्ञान मिल गया कि इन चारों ने जो ज्ञान दिया स्वयं कुछ मेरा भी ज्ञान था। तो आपके पास अच्छी खासी नॉलेज हो गई कि किस प्रकार से हम पर्यावरण को स्वच्छ रख सकते हैं। यानी ग्रुप डिस्कशन यही हुआ दोस्तों, सबके अलग अलग पॉइंट्स आएंगे। सब कुछ कहेगा भाई ऐसे जल प्रदूषण को, अगर जल स्वच्छ है
तो हमारा जीवन सुधर सकता है। कोई कहा वायु अगर स्वच्छ है तो हमारा जीवन और भी सुधर सकता है। तो सारे अपने अपने पॉइंट्स को रखेंगे दोस्तों। कहेंगे मृदा अगर सही है तब हम दोस्तों सही हमारा खाद्य सामग्री वो हो सकती है। तो सभी अपने अपने पॉइंट्स अलग अलग तरीके से रखेंगे और आप खुद सुनेंगे तो आपको आपका विकास होगा, ज्ञान का विकास होगा, उसकी वृद्धि होगी। आप जानेंगे कि अरे यार ये भी पॉइंट बहुत अच्छा बोले, भाई साहब भी ये पॉइंट बहुत अच्छा बोले, तो आपके नॉलेज का क्या होगा, विकास होगा दोस्तों। वही है कि सामूहिक विधि में बहुत ही जल्दी विकास होता है बालक का। ठीक है, नेक्स्ट सामूहिक विधि में दोस्तों सम्मेलन व विचार गोष्ठी विधि हो गई, और प्रोजेक्ट विधि में योजना बनाना, और डाल्टन विधि हो गई। और समूह अधिगम की बात की जाए तो जैसे कोई प्रतियोगिता रख दी गई तो भी दोस्तों प्रतियोगिता में बालक सम्मिलित हुए, सभी बालक, उसमें भी आपको यह है कि हाँ यार मुझे फर्स्ट आना है, मुझे सेकंड आना है, तो वो चीज है दोस्तों आप प्रयास करेंगे। खेल द्वारा अधिगम दोस्तों, कोई गेम कराया गया, समूह में गेम कराया गया, उसमें भी आप सीखेंगे, चीजों को सीखेंगे। शैक्षिक प्रदर्शनी, कोई प्रदर्शनी रखी गई कि भाई आज प्रदर्शनी है, सभी की प्रदर्शनी चेक की जाएगी, जिसकी अच्छी प्रदर्शनी हुई उसको बहुत ही उसे प्रथम पुरस्कार, द्वितीय पुरस्कार तथा तृतीय पुरस्कार दिया जाएगा। तो उस पुरस्कार के लालच में भी आप अच्छा प्रदर्शन करेंगे। तो दोस्तों यानी कि भाई इतने लोगों में यार मेरी इमेज न गड़बड़ होने पाए, मैं अच्छी प्रदर्शनी करूं, तो उस प्रयास में आप अच्छा बनाने का कार्य करेंगे, अच्छी बनाने की प्रदर्शनी कार्य करेंगे। ये चीज हो गया। शैक्षिक भ्रमण दोस्तों, जब आप ग्रुप के साथ सीखेंगे, घूमेंगे, कहीं भी आप जाएंगे, भ्रमण करेंगे, तो भी आपके ज्ञान का विकास होता है। शैक्षिक मेला, कोई मेला लगा हुआ है दोस्तों, कई आपको शिक्षा से संबंधित कई चीजें आपको देखने को वहां पे मिलेंगी। ये चीज है दोस्तों। ये आपके वीडियो ग्राम विकास से तैयारी का नया बैच प्रारंभ, महाबचत ऑफर। जो बच्चे वीडियो की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए है ये। चलिए दोस्तों नेक्स्ट चलते हैं। काल्पनिक के अनुसार बालक को प्रेरणा प्रदान करने, उसे शैक्षिक लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायता देना, उसके मानसिक स्वास्थ्य को उत्तम बनाने, उसके सामाजिक समायोजन को अनुप्राणित करने, उसके व्यवहार में सुधार करने और उसमें आत्मनिर्भरता तथा सहयोग की भावना का विकास करने के लिए व्यक्तिगत विधियों की तुलना में सामूहिक विधियां कहीं अधिक प्रभावशाली। यानी उनका मानना था कि व्यक्तिगत विधियों से अधिक ज्यादा प्रभावशाली क्या होती है, सामूहिक विधियां होती हैं, जिससे कि बालक बहुत ही शीघ्र गति से अधिगम का कार्य सीख लेता है। अधिगम यानी कि किसी भी चीज को सीख जाता है, कोई भी टॉपिक है उसके बारे में उसे अधिक ज्ञान प्राप्त हो जाता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया दोस्तों। तो ये चीज है। नेक्स्ट है दोस्तों सम्मेलन विधि। सम्मेलन विधि में किसी भी विशिष्ट कार्य या समस्या पर कुछ व्यक्तियों द्वारा चिंतन या वाद विवाद किया जाता है। कोई भी अगर दोस्तों सम्मेलन विधि रखी गई तो उसमें लोग क्या करेंगे, किसी भी कोई भी समस्या है उस पर क्या हुआ, वाद विवाद हुआ, तो आपको लोगों के पॉइंट्स मिलेंगे। अरे यार इन्होंने तो बहुत अच्छा पॉइंट बताया, अरे इन्होंने इस समस्या का तो समाधान बहुत अच्छा बताया। आपके मन में भी तो पॉइंट्स है, दिमाग में पॉइंट्स है, पर और लोगों के भी पॉइंट्स आपके दिमाग में, अरे यार इन्होंने तो बहुत ही अच्छा वायु प्रदूषण का समस्या का समाधान बताया, इन्होंने जल प्रदूषण की समस्या का बड़ा अच्छा समाधान बताया। तो ये चीज है। इससे दोस्तों ग्रुप में यानी सम्मेलन में आप गए तो आपने सीखा, पॉइंट सीखे, आपने आपके ज्ञान का विकास हुआ वहां पे। विचार गोष्ठी, कोई विचार गोष्ठी विधि है तो उसमें भी दोस्तों किसी पूर्व नियोजित प्रकरण पर उस प्रपत्र को तैयार करने वाले वक्ता द्वारा प्रस्तुतिकरण किया जाता है। इस विधि का उपयोग विभाग द्वारा महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में तथा शोध संस्थाओं के स्तर पर होता है। विचार गोष्ठी विधि दोस्तों आपने जानते होंगे महाविद्यालयों में होता है, विश्वविद्यालयों में होता है, शोध संस्थाओं में विचार गोष्ठी रखी जाती है दोस्तों। तो उस पर विचार करते हैं किसी भी टॉपिक पे, तो दोस्तों वहां से भी हमारे ज्ञान का विकास बहुत ही अच्छे ढंग से होता है। ठीक है। नेक्स्ट है दोस्तों, ये आपके यूजीसी नेट पेपर का फर्स्ट पेपर है। जो बच्चे इसकी तैयारी कर रहे हैं यूजीसी नेट की, वो ये बैच ज्वाइन कर सकते हैं दोस्तों। चलिए, प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता विलियम किलपैट्रिक थे। दोस्तों कौन थे प्रोजेक्ट विधि के जन्मदाता? विलियम किलपैट्रिक थे। इस विधि का दार्शनिक आधार क्या था? व्यवहारवाद था। इस विधि का दार्शनिक वो कौन था? व्यवहारवाद माना जाता था। इस विधि में छात्र उद्देश्यपूर्ण क्रियाएं सामाजिक वातावरण में करते थे। यानी छात्र जो भी उद्देश्य को प्राप्त करना था दोस्तों, तो वो सामाजिक क्रियाओं से परिपूर्ण होकर, सामाजिक वातावरण से परिपूर्ण होकर करते थे। किलपैट्रिक के अनुसार प्रोजेक्ट वह उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो पूर्ण संलग्नता के साथ साथ सामाजिक वातावरण में भी
किया जाता है। क्या बात कही किलपैट्रिक जी ने, बहुत अच्छी बात कही। नेक्स्ट है दोस्तों, हम सभी जानते हैं खेल विधि आधुनिक शिक्षा शास्त्री शैशवावस्था में खेल प्रणाली से सिखाने पर जोर देते हैं। मैंने यही बताया दोस्तों, आपने जानते ही होंगे कि खेल विधि हमारी प्रारंभ हो जाती है कब? शैशवावस्था से ही हमारी खेल विधि प्रारंभ हो जाती है। और हमारे मनोवैज्ञानिक ये कहते हैं कि शैशवावस्था से बालक की सीखने की क्षमता प्रारंभ हो जाती है। क्या बात है, बहुत ये खेल विधि के पॉइंट्स आ गया है इसमें, बहुत अच्छा है दोस्तों। ठीक है, तो दोस्तों ये आपके नितिन सर की ई नोट्स है, जो बच्चे लेना चाहते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट नोट, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास, आधुनिक इतिहास, सामान्य हिंदी, भारतीय, सारी नोट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है जैसा कि आप देख रहे हैं। तो दोस्तों आज की क्लास आपको कैसी लगी जरूर बताइएगा, कमेंट करिएगा, लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। दोस्तों कोई दिक्कत परेशानी जरूर बताइए। कल फिर मिलेंगे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ, तब तक राधे राधे, जय श्री कृष्ण दोस्तों, और धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, धन्यवाद, जय हिंद।